जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, इस मॉडल पेपर के गणित के मॉडल सेट 1 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं गणित के मॉडल सेट 1 की तरफ। आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे गणित का मॉडल सेट 1 पे हम आ चुके हैं। तो पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप उसको पढ़ लें तो बेहतर हो। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि हमें जो है अभी जो फ़िलहाल जो पैटर्न चल रहा है सिलेबस एग्जाम का, तो उसमें जो है गणित में आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं, है ना। कितने प्रश्न दिए जाते हैं? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होता है ना। तो 50 प्रश्न का ही आप उत्तर केवल दें, ना कि आपको 100 प्रश्न आता है या 50 से अधिक प्रश्न आता है तो 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे दें। ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल क्या करना है, 50 कहा जा रहा है देने के लिए तो केवल 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 50 वही प्रश्न का उत्तर देना है जो आपको कन्फर्म आता है। तो आपका इसमें 50 नंबर जो है फिक्स है, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं कि 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और स्टार्टिंग में आपके कुछ प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो जो गलत हो गया है आपका उसका नंबर कट जाएगा। न कि आप 50 प्रश्न गलत देने के बाद भी यदि आपका 50 प्रश्न सही है तो आपको 50 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? यानी कि स्टार्टिंग में यदि आप कुछ प्रश्नों का जैसे 1, 2, 3, 4 में 2-4 प्रश्न का आप क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और आगे 2-4 प्रश्न आप क्या करते हैं, सही बनाते हैं, तो इसमें जो है आपका ये गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि ये चारों का नंबर आपका नहीं लिया जाएगा। यही 4 का जो स्टार्टिंग में जो 4 है तो इसी का 4 नंबर क्या किया जाएगा, आपका कटेगा, है ना। अब आगे आपका जो यदि 46 सही है, इसके बाद चारों को लेकर के 46 सही तो 46 अंक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपको प्रश्न आते हो केवल उसी का ही आंसर आप दें, ठीक है। तो 50 में 50 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव में फिक्स है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या क्या होती है, जो भी संख्या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती है, एक और स्वयं को छोड़ करके। तो ये संख्या एक के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। 2 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, है ना। 3 भी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। केवल क्या बचा, 4। तो 4 में जो है 1, 2 और 3 संख्या से भाग लग रहा है ना। सॉरी, 1, 2 और 4 से 3 संख्या, मतलब एक अन्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। तो आपका जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला समझ रहे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहता है, पाई है। तो ये तो सभी छात्रों को पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है √3/12। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये तो एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह से 2/10 अंडर रूट में है, दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/√5 आ जाएगा। तो ये जो है देख रहे हैं कि हर में क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन 7/7 जो कि अंडर रूट में है, तो 7 से 7 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1 आ जाएगा वैल्यू, तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से √2 गुने √2 कीजिएगा तो √4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 के बराबर आएगा। तो 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हैं, है ना। 2 संख्या का लसा और मसा क्या है, बराबर है। तो दोनों संख्याएं किस प्रकार की होगी, है ना। यदि किसी 2 संख्या दी गई है, अब जिसे ले लेते हैं 2 और ले लेते हैं 4, तो इन दोनों का लसा और मसा बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग है। यदि हम इसका लसा लेंगे तो 4 आ जाएगा, और मसा निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और यदि इन दोनों संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यदि ये 4 है ये भी 4 है तो दोनों का मौसा भी क्या आएगा, 4 आएगा, और लसा भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपका प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का लसा तथा मौसा बराबर है तो संख्याएँ क्या होगी, बराबर। दोनों संख्या जब बराबर होगी तभी उनका लसा और मसा क्या होगा, बराबर होगा। अगला प्रश्न है 0.29 पे रेकरिंग दिया गया है, इसको P/Q के रूप में लिख दें तो आपका इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो 0.29 है, इस पे आवर्त है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम सोल्व करने के लिए बताए हैं। क्या है, 29 है, पहले तो 29 को लिख लें। जितने पे आवर्त नहीं है उसको घटा दें। तो आवर्त केवल 0 पे नहीं है, इसको घटा दिए। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो मतलब 1 पर 2 शून्य डालना है, यानी 10 का घात 2 लिखना है। दशमलव के बाद 2 संख्या तो 10 का घात 2। और दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिस पे आवर्त नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है, यानी 10 का घात 0 आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 29 में से 0 जाएगा तो 29 आएगा। और 100 10 का घात 0, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। किसी भी संख्या पे घात 0 होता है तो 1 के बराबर, तो 100 में से 1 जाएगा तो क्या
जाएगा यहाँ पे 99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी 29, डी में है 29/99। ये आप आंसर देख रहे हैं 29/99। आपका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अगला प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ये सबको पता होगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। 4 में से 1, 4 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 में से 3 आ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 7/40 दे रखा है, 5/21, 23/196, 31/121। तो शांत कैसे संख्याओं को कहा जाता है? ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो, है ना, हर के गुणनखंड में, तो वो क्या होती है? शांत संख्या होती है। तो इसके हर के गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? 2 × 2 × 2 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 ही आ रहा है। तो मतलब पहला संख्या ही हमारा क्या होगा? शांत होगा। बाकी किसी भी अन्य संख्याओं के हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है ना। इसमें तो 2 आएगा लेकिन 5 नहीं है ना। केवल 2 नहीं है, इसमें 2 के अलावा 7 भी है। तो ये अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत, ये भी अशांत। ये पहला क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझ चुके हैं आप। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो इसमें हर के गुणनखंड में केवल 2 आएगा, 2 × 2 × 2 8, है ना। 15 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6/15 है। तो इसको 3 × 2 ऊपर लिख सकते हैं, नीचे का 3 × 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/5 आ गया, हर के गुणनखंड में केवल 5, ये भी शांत हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह से 19 में क्या है? 512। आप यदि इसका गुणनखंड करें तो इसके हर के गुणनखंड में जो है केवल क्या आएगा? 2 का ही घात आएगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपका शांत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? अशांत। मतलब क्या देखना है कि हर के गुणनखंड में यदि 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आती है, जैसे 31/343 है, तो इसमें क्या आ जाएगा? केवल 31/343 है। तो 343 जो है 7 का क्यू है आपका, तो केवल 7 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका अशांत हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक है। 400 का अभाज्य गुणनखंड आइए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ 200, फिर 2, 100, फिर 2, यहाँ 50, और फिर लग जाएगा 2 से यहाँ 25, और ये 5, और फिर से 5। तो 5 कितने बार आ गए? 2 बार आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की ओर चलते हैं। यदि 130 बराबर क्या दे रखा है? 130 का जो वैल्यू है 15 × 8 और प्लस 10 दे रखा है। 15 × 8 = 20 से 120 और 10 130 दे रखा है। तब जो है 130 और 15 का मश, 130 और 15 का मश जो पूछ रहा है वो किसके बराबर होगा? मतलब किन दो संख्याओं के मौसा के बराबर होगा? तो आप जो है इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज कीजिए। और यहाँ जो है 130 और 15 का मौसा दिया गया है ना। तो 130 और 15 का जब आप मौसा निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाने वाला है। ठीक है, 130 और 15 के मौसा में यदि आप निकालते हैं, चलिए निकाल के बता देते हैं आपको। 15 130, 15 8 20 से 120 आ जाएगा। यहाँ 10 और फिर यहाँ 15, फिर 15, 10 एकम 10, यहाँ 5 और फिर यहाँ 10 आ जाएगा। तब 5 दूनी 10, मौसा कितना आ गया? इसका 5 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार इसको बनाना है आपको कि इनमें से किन दो संख्याओं, मतलब जो युग्म दिया गया है, किस ऑप्शन में हम दोनों संख्याओं के यदि मौसा निकालें तो 5 आएगा। तो पहला का ही निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन 15 और 10 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? यानी 15 और 10 का मौसा क्या आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। इसमें 5 नहीं आएगा, नहीं इसमें, नहीं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। √125 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो मतलब √125 में आप क्या गुणा करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। तो 125 को हम 5 का घात 3 लिख सकते हैं, है ना। और यदि ये देखिए आप, ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, तो इसको जोड़ा में लाने के लिए यदि हम 1√5 से गुणा कर दें तो ये एक परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य मतलब क्या होता है कि जिन दो युग्मों का एचसीएफ जो है 1 के बराबर है। तो 9 और 16 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, 21 और 84 का निकालिएगा तो आपका 21 आ जाएगा, 13 65 का निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, है ना। तो किसमें केवल 1 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। यानी 9 और 16 का एचसीएफ जो है 1 है, तो 9 और 16 एक सहअभाज्य युग्म होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं।
कहता है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद जो है एक घात वाले बहुपद को कहा जाता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे x+5 हम लिख दिए तो ये एक रैखिक बहुपद में आ जाएगा। तो इसके शून्यकों की संख्या, तो यहाँ से यदि हम x का वैल्यू निकालें, इसके बहुपद को वैल्यू 0 का बराबर कर दें तो x बराबर -, तो इसमें शून्यक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हमेशा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ये इसमें x का वैल्यू जो आया -5, इसकी संख्या कितनी है, 1 है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है, बहुपद x-1 के शून्यक है। तो इसका जब शून्यक पूछा जा रहा है तो उसको आप 0 के बराबर कर दें। तो x बराबर यहाँ से ये -1 है, तो उधर आने के बाद +1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 14 का ए। समझ रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा जो है आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। समझ रहे इस चीज़ को। तो यहाँ जो है शून्यक हमें क्या दिया गया है, -4 एवं 7 दे रखा है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे यहाँ -4 और प्लस में यहाँ 7 भर देते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा है तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, -4 गुणे 7, तो यहाँ x² आ जाएगा। ये -4 और ये +7, यहाँ 3 आ जाएगा प्लस में, अब +3 गुणे x, यहाँ तो माइनस आ गया लगा हुआ, तो -3x और 4 सते -28 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये जो है आपका जिस ऑप्शन में है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, x² -3x -28, 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो सेम यहाँ जो है सिर्फ यहाँ गुणनफल और योगफल दिया गया है। ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें शून्यक दे रखे थे। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 6 है ना, इसमें 5 है योग, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जगह पे 5, अल्फा इंटू बीटा का जगह पे 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और -5x और प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, देख पा रहे हैं आप कि x² -5x + 6 ऑप्शन नंबर बी में है आपका। तो 16 का बी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद y² -6y + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा इंटू बीटा है ना। मतलब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद और बट्टे में क्या होता है, x² का गुणांक। ये चीज़ जानते हैं आप। तो अचर पद इसमें कौन सा, इस बहुपद में 8 है ना। और x² का गुणांक नीचे रखना है, तो x² का गुणांक यानी यहाँ पे बाय पद है तो y² का गुणांक लिखाएगा। तो y² में कुछ नहीं गुना, तो मतलब क्या गुणांक है, गुना है, एक गुना है, तो 8/1 यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है बहुपद f(x) बराबर 3x² - 7x + 2 है तो f-1 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो f-1 जहाँ पे x है वहाँ पे क्या भरा गया है, -1 भरा गया है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू आप क्या कीजिए, -1 भर दीजिए। तो 3x² है तो 3 × -1 का स्क्वायर और -7 × -1 और प्लस में 2, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 3 तो 3 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और प्लस में 2, तो 3 और 2 5, 5 7 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी में 12 आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न में देखते हैं। बहुपद x² -3 के शून्यक है। तो x² और -3 का शून्यक पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको शून्यक पूछा जाए आप उसका वैल्यू क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ से x² का वैल्यू जो है -3 तो उधर जाने के बाद 3 हो जाएगा प्लस में, तो x का वैल्यू जो है √3 है ना, यहाँ स्क्वायर था तो इधर √3 में चला गया, तो दोनों से वैल्यू निकल के आएगा प्लस माइनस √3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो प्लस में 3 और माइनस में √3 है ना, प्लस में √3 और माइनस में √3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो आपका समीकरण दे रखे हैं। तो आप ऐसा ना करें कि इस समीकरण को लिख करके आप हल करने के लिए बैठ जाएं। सीधा आपको क्या करना है कि इस बारी बारी से सभी समीकरणों जो x और y का वैल्यू दिया गया है दोनों समीकरण में वैल्यू भर के आप देख लें, जो भी वैल्यू आपका सटीक हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम पहला ऑप्शन भर के देखते हैं। x = 6 दे रखा है तो 6 × 6 यहाँ 36 हो जाएगा, x = 6 बढ़ेंगे तो है ना, -2y है, y का वैल्यू भी यहाँ 6 दे रखा है तो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 होगा, 36 में 12 घटेगा तो क्या 0 के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका। चलिए दूसरा भर के देखते हैं। x = 2 है
सिर्फ पहला में भर के देखिए, उसके बाद दूसरा में भर के देखेंगे। यदि पहला संतुष्ट हो जाता है तो दूसरा में भर के देखेंगे, यदि दूसरा भी संतुष्ट होता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 2 है तो x बराबर 2 भरेंगे तो 6 दूनी 12, y बराबर 6 है तो 6 दूनी यहाँ भी 12, 12 में से 12 चला जाएगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी में जो वैल्यू दिया गया x y का, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह इसमें भर के देखते हैं। तो x का वैल्यू 2 है तो 10 गुने 2 तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 6 तो 6 दूनी 12 तो यहाँ 20 आया, 20 और 12 32 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहता है यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर हैं तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है, तो उसमें जो है हम a1 बटे a2 का वैल्यू निकालते हैं और b1 बटे b2, ठीक है, और फिर c1 बटे c2 तीनों का वैल्यू निकालते हैं। तो जब समानांतर कंडीशन बन रहा है तो a1 बटे a2 का वैल्यू b1 बटे b2 के बराबर होता है, लेकिन c1 बटे c2 के वैल्यू के बराबर नहीं होता है ना, क्योंकि जब समानांतर होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो है a1 के जगह पे मतलब इसको आपको तुलना करना है, ये a1 हो जाएगा a1x है ना, फिर b1y, फिर a1x, ये a2x और फिर b2y। तो a1 बटे a2 मतलब 4 बटे 12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और बराबर में b1 बटे b2, यानी b1 के स्थान पे कुछ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, p दे रखा है, p, और बटे में b2 के स्थान पे क्या है 9 है ना। अब बराबर में c1 बटे c2 यहाँ बराबर नहीं है ना, तो इसके बराबर नहीं रखना है 6 बटे 15 के। तो यहाँ तिरछा यदि कैलकुलेट कर 4 तिहाई 12 यहाँ से कट जाएगा 3 तिहाई 9, यानी p का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 के बराबर। आप सही से कैलकुलेशन करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22वें प्रश्न में देखते हैं। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा दे रखा है 5x प्लस के वाई और इज इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होंगे के लिए k का मान होगा। तो इसमें जो है आपका के वाई शायद दोबारा लिखा जा चुका है, सिर्फ इसी पे आप हल करके देखें तो आपका आंसर इसमें आ जाने वाला है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में हम किए थे a1 a2 b1 b2 का वैल्यू निकाल के किए थे, तो यहाँ पे जो है x है ना, तो x का गुणांक 1 है तो a1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 बटे 5a2। ठीक है, ठीक उसी तरह से b1 बटे b2 यानी 2 बटे k हो जाएगा। ठीक, और फिर c1 बटे c2 मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ क्या कर रहा है कि इसके अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत जब हल होते हैं तो क्या होती हैं, जो रेखाएं खींची जाती है वे समपाती होती हैं। और इसमें क्या कंडीशन बनता है अनगिनत होने के लिए, तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होता है। तीनों का वैल्यू क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो 1/5 यहाँ भी देख रहे हैं कि 1/5 आ रहा है, तो ये दोनों a1 बटे a2 और c1 बटे c2 बराबर है, तो b1 बटे b2 यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ k का वैल्यू यदि यहाँ इसका 5 गुना रहना चाहिए तो 2 का 5 गुना क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ के का वैल्यू क्या निकल के आ जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 का डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 10। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको इसमें क्या कर लेना है, सबको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से आप यदि कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट यहाँ जो है आप इसको गुना करके देखें x गुने x तो x स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 2x गुने x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2x स्क्वायर है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन सी जो है आपका एक द्विघात समीकरण का नहीं होगा। और यहाँ भी है ठीक इसी तरह से 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि अधिकतम घात जो है बहुपद में 2 होना चाहिए, है ना। अधिकतम घात जो है x का बहुपद में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब वो द्विघात समीकरण होगा। अब आप यदि इसको हल करते हैं तो यहाँ देखिए 3x है लेकिन यहाँ x का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 23 नंबर प्रश्न बन चुका है। आइए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है द्विघात समीकरण px स्क्वायर और प्लस में है QX प्लस R बराबर 0 के मूल होंगे। तो द्विघात बहुपद वाला जो सूत्र होता है, द्विघात सूत्र जो होता है वो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बटे में 2a ये रहता है। तो b जो है आपका ये x का गुणांक होता है तो यहाँ पे q हो जाएगा यानी कि -q और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है यानी कि q का स्क्वायर होगा और माइनस 4ac। तो a के स्थान पे p है और c के स्थान पे r है तो यहाँ पे r भर देंगे और 2a है यानी कि 2p है। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं किस में आपका ऑप्शन आ रहा है, ये शायद ऑप्शन नंबर सी में आपका मैच कर रहा है -q प्लस माइनस अंडर रूट q स्क्वायर माइनस 4pr बटे में 2p है, ये नहीं मैच कर रहा है। यहाँ सिर्फ 2 दिखा गया है लेकिन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 2p आ रहा है ना। -q प्लस माइनस ये प्लस में ये भी नहीं होगा, -q प्लस माइनस अंडर रूट q स्क्वायर माइनस 4pr बटे में
2p है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूल की प्रकृति हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? d का मान निकाल करके, है ना। क्या करते हैं? d का मान निकाल करके जो है मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। d का मान किससे निकलता है? b² माइनस 4ac होता है d का वैल्यू। तो b² माइनस 4ac, यहाँ से जब जो है आपका d का वैल्यू यदि बड़ा हो जाता है किससे? 0 से, तो आपके दोनों मूल जो है क्या होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, है ना। यदि बराबर होता है तो दोनों मूल मतलब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है, यानी d का वैल्यू जो है जब बड़ा होता है किससे? 0 से, तो यहाँ मूल तो वास्तविक होंगे, साथ ही दोनों मूल क्या होंगे? अलग, यानी कि भिन्न होंगे। और यदि d का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है, तो यहाँ वास्तविक और क्या होंगे? दोनों मूल समान होंगे। लेकिन जब d का वैल्यू 0 से क्या हो जाता है? छोटा होता है, तो कोई भी मूल वास्तविक आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ निकालते हैं। तो b यानी कि x का गुणांक क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4ac है, तो 4a यानी 6, तो 6 चौके 24 और गुने c यानी कि 1, तो यानी कि 24 घट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 घटा करके आएगा। क्या 12 का वैल्यू 12 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है? तो 12 जो है क्या है? 0 से बड़ा है, यानी d का वैल्यू जो है 0 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो यानी दोनों मूल अलग होंगे, साथ में क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, 25 का सी, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b बटे यानी कि माइनस x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक होता है ना। तो माइनस b यानी कि b के स्थान पे क्या है? दी -18 है, b का स्थान पे क्या है? -18 है, यहाँ पे क्या है? माइनस b है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -18 है तो +18 हो जाएगा। बटे में x² का गुणांक क्या है? 3, तो यहाँ 3 भरा जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, है ना। इसके मूल जो है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 जब है ना, तो इसके मूल एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम, मतलब एक जो है प्लस में आए, एक क्या है? माइनस में आए। तो कब आएगा? तो जब कंडीशन बन रहा हो कि दोनों आपका जो है अचर पद और ये x² का गुणांक क्या हो? बराबर हो, है ना। यानी c बराबर जब a होगा तो इसमें जो है आपके दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक प्लस में एक माइनस में आएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न में देखते हैं। समानांतर श्रेणी में 1/2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ 3/2, 2 और इसका 15वां पद निकालना है। तो t15 निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि t15 निकालना है तो a प्लस 14d हम लिख सकते हैं। तो a यहाँ पे क्या है? 1/2 है और ये 14 है, और d के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ 1/2, फिर 1 हो रहा है, फिर 1 के बाद फिर 3/2, मतलब ये आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, है ना। मतलब आधा के क्रम में बढ़ रहा है, तो यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 सते 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ प्लस में है, तो 1/2 प्लस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5, यानी कि 7 पूर्णांक 1/2 यहाँ डायरेक्ट हट कीजिए, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 1 रह जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 2 गुने 7 तो 14, तो 14 1 15/2 जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये समझ रहे हैं आप किस प्रकार से अमल किए? आपको ये सूत्र याद होगा कि यदि किसी एपी का हम n पद निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है 15वां पद आपको निकालना है तो 14d कीजिएगा a में प्लस, है ना। यदि 16वां पद निकालना है तो इसमें 15d हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप यदि एपी पढ़े हैं तो आपको ये मालूम होगा। 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद a बराबर क्या दे रखा है? 9 दे रखा है और d -3 दे रखा है, तो इसके 12 पदों का योगफल यानी कि यस 12 आपको निकालना है, ठीक है। तो एपी के पदों का योग क्या होता है? पदों वाला योग वाला सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमको 12 पदों का योग निकालना है, यानी कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ n बराबर यहाँ 12 भर देंगे तो 12/2 6 आ जाएगा, और 2a है तो a का वैल्यू 9 है, तो 2 गुने a तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1, यानी 12 पद है तो 12 में से एक पद घट चला जाएगा तो 11, और d का वैल्यू क्या है? -3 है, तो -3 11 तिहाई -3, है ना। 11 गुने -3, ठीक है। तो 6 और यहाँ पे गुना हो जाएगा 11 तिहाई -33 हो जाएगा। -33 में क्या होगा? 18 घट जाएगा तो घटा दीजिए, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी -15 -15 छक्का -90 जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है समानांतर श्रेणी का
17 जो दिए गया है समानांतर श्रेणी, इसका कौन सा पद 170 है। तो मान लेते हैं कि इसका यनवा पद जो है क्या है 170 है। यनवा पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो हमको ए तो ज्ञात है, ए क्या हो जाएगा पहला पद 17 है ना, प्लस n हमको ज्ञात नहीं है, हमको ज्ञात करना है। और डी क्या है 17 का क्रम में चल रहा है, देख रहे हैं आप। तो डी 17 हो गया। अब जो है यहाँ से ये 17 है, ये 17 इधर क्या है 170 है, तो इधर 17 आके घट जाएगा, 170 माइनस 17 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू 17। इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 17। 17 53 से 9 बार में कट जाएगा, तो n बराबर -1 है, इधर आके जुड़ जाएगा, तो 9 1 क्या हो जाएगा 10। यानी ये कौन सा क्वेश्चन हम बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 31 बना रहे थे। 31 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर में क्या कहता है, समानांतर श्रेणी इतना में 6 में पदों की संख्या पूछ रहा है। यानी स्टार्ट किया गया है 51 से, लास्ट कहाँ हो रहा है 6 पे हो रहा है ना। तो आपका जो है यहाँ अंतिम पद 6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू से निकाल लीजिएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू क्या कर देना है आपको 6 के बराबर कर देना है। और स्टार्ट हुआ 51 से, तो ए का वैल्यू यहाँ 51 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 और डी का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है क्या हो रहा है घटते जा रहा है। 51 में से 3 गया 48, 48 में से 3 गया 45, ठीक है। उसी तरह से यहाँ डी का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 बराबर में 6 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर में वैल्यू 51 उधर जाके घट जाएगा, तो 51 6 माइनस 51 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 में से 6 का मतलब -45 आ जाएगा, है ना। -45 यहाँ से कट जाएगा, 9 5 45 9 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 9 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 9 1 10। यानी 32 का भी जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माफ़ी चाहेंगे, -3 से भाग दिए तो 9 तिहाई 45 नहीं होता है, 15 तिहाई 45 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा कट करके। तो यहाँ n बराबर -1 है, यहाँ 15 है, इधर 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा 16। यानी 32 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ समझ रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्या कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछ रही है। तो सबसे पहला विषम संख्या क्या होता है 1 होता है, और 0 और 50 के बीच में सबसे पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इसकी संख्या पूछ रही है। तो a बराबर आपका ये हो गया, विषम संख्या जो है प्रत्येक 2 के क्रम में चलेगा, मतलब पहला 1 फिर 3 फिर 5, है ना। 3 के बीच क्या है 2 2 का अंतर चल रहा है, तो यानी d बराबर 2 हो जाएगा। और अंतिम पद कितना दे रखा है 49 दे रखा है ना। तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र से निकाल लेंगे। tn क्या दे रखा है 49 दे रखा है, a बराबर 1 है, और प्लस n माइनस 1 हमको n निकालना है, n माइनस 1 और d क्या है 2 के क्रम में चल रहा है। 49 है, ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 49 में 1 चला जाएगा 48 आ जाएगा, है ना। n माइनस 1 इंटू यहाँ 2 रहेगा, 2 से कट जाएगा 24 दूनी 48, 24 आ गया, n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 और 1 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 33 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और शायद इसमें आपका आंसर ये सी दिया है, यदि आप 1 को विषम संख्या नहीं मानते हैं तब शायद आपका आंसर सी आएगा, लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपका आंसर गलत दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दे गया है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसमें कोण B क्या दे रखा है 90 डिग्री, और A ये है, तो AB बराबर √15 दे रखा है, और BC कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और AC जो है 4 दे रखा है, ठीक है। तो tan A पूछ रहा है, तो tan A मतलब ये है, तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, और tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब यहाँ क्या है 1 है, और आधार इसके लिए क्या हो जाएगा AB, यानी कि 1/√15, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ जो है कोसेक थीटा का वैल्यू जो है k दे रखा है, तो कॉस थीटा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा बराबर आपको पता है कि कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, जिसमें आपको k दे रखा है, नीचे कुछ नहीं, तो हम चाहे तो 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम आधार का वैल्यू निकालें तो आधार का वैल्यू क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। तो यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो k, लंब का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में रहेगा। तो ये आधार का वैल्यू आ गया। तो कॉस थीटा का मान हमको निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार इसमें क्या आ गया है √k स्क्वायर -1 आया है, और कर्ण का वैल्यू क्या है k, तो इतना बटे k। तो ये कौन से ऑप्शन में है k स्क्वायर -1 बटे k, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। 36 नंबर प्रश्न में 1/sec थीटा, ये तो पता है कि 1/sec थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ये cot x इंटू tan x, ये भी पता है कि cot x जो है tan x का क्या होता है उल्टा होता है, यानी ये 1/tan x के बराबर होता है, तो कट जाएगा 1 के बराबर। यदि cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec थीटा का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो आइए निकालते हैं।
कॉस थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, यानी आधार बटे कर्ण बराबर क्या दे रखा है 1/2। ये कॉस थीटा का वैल्यू लिखे थे, आधार बटे कर्ण बराबर क्या दे रखा है 1/2। तो यहाँ से कर्ण दे रखा है तो लंब निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 आ गया, क्या आपका लंब आ गया, है ना। तो कौशिक थीटा पूछ रहा है, तो कौशिक थीटा में क्या होता है, ऊपर रहता है कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 और बटे में लंब रहेगा नीचे, तो लंब का वैल्यू क्या है √3, तो 2/√3 ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 38 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कौशिक थीटा का मान निकालें। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री और प्लस में कौशिक 45 डिग्री, ठीक है। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2 और कोसेक 45 का भी वैल्यू क्या होता है √2। तो √2 और √2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 के बराबर आ जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 40 नंबर में क्या कहता है, √3 tan a - 3 बराबर 0, तब a का मान हमको निकालना है। √3 tan a और -3 बराबर 0 दे रखा है, तब a का वैल्यू हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ से √3 tan a बराबर लिखें तो 3 माइनस में से उधर क्या चला जाएगा प्लस में, तो tan a बराबर क्या आ जाएगा 3/√3, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल कर देंगे तो √3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। 3 को काटेंगे, √3 को काटेंगे 3 से, है ना, तो यहाँ √3 आएगा क्योंकि √3 गुने √3 3 के बराबर। तो tan a बराबर क्या आ गया √3, और tan a में जो है √3 किसका वैल्यू होता है, tan थीटा में √3 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो tan 60 के बराबर होता है। tan से tan कैंसिल, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेक 35 डिग्री और बटे में कौशिक 55 डिग्री, इसका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सेक 35 डिग्री को यदि हम लिखें तो सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देख लीजिए आप, यदि 90 डिग्री या -55 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, सेक 90 माइनस 55, तो यहाँ सेक 35 के बराबर आ जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। और बटा में क्या है 55 डिग्री, कौशिक 55 है ना, तो बटा में यहाँ पे क्या लिख देंगे कौशिक 55 डिग्री, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कौशिक थीटा होता है, ये चीज़ तो जानते हैं, है ना। तो ये कौशिक 55 हो जाएगा, बटा में नीचे फिर क्या है कौशिक 55 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो पहला दे गया है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। फिर दूसरा दे रखा है sin 0 डिग्री, है ना, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये तो आप जानते हैं। फिर cot 45 डिग्री दे रखा है, cot 45 का वैल्यू या tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना। और cosec 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, ये तो जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये 1 है, बाकी सब 1 से छोटा है। तो यही पूछा जा रहा है आपको कि सबसे अधिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 42 का सी। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में कहता है sin 30 डिग्री का मान होता है, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ये तो आप लोगों में सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। कौशिक स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है, क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो इसमें 1 को इधर लेके आ जाइए, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आएगा तो माइनस में, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में चलते हैं। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है निकाल लेते हैं। आइए, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि हम 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यानी इसको उधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर उधर माइनस में चल जाएगा, यानी कि इधर बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा टेन कॉट, है ना, और बच गया माइनस, तो -1 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 46 में साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा है, तो कॉट अल्फा का वैल्यू आप जानते हैं कि यदि हम कॉट अल्फा को लिखे तो क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, ये तो जानते हैं आप कि कॉट अल्फा को लिखा जाता है कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, इससे ये कैंसिल होगा, क्या बच गया कॉस अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं।
यहाँ जो है थीटा बटे 5 का वैल्यू जो है 12 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से यदि हम थीटा का वैल्यू निकालें, थीटा बटे 5 बराबर दे रखा है 12, तो थीटा बराबर 12 पचे 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 3 गुने कौशिक स्क्वायर थीटा है, तो 3 गुने कौशिक स्क्वायर थीटा यानी कि कौशिक स्क्वायर 60। तो कौशिक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है ना। कौशिक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। आगे 3 गुना है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर 2 का स्क्वायर 4, नीचे √3 का स्क्वायर तो 3, यहाँ आगे में गुना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, बराबर वैल्यू किसके आ जाएगा, 4 के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, यदि sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर क्या है, 1 है, तो कौशिक cos स्क्वायर x प्लस cos 4x बराबर क्या होगा वैल्यू। तो आइए इसको हल करते हैं। sin x प्लस sin स्क्वायर x दे रखा है, sin x प्लस sin स्क्वायर x दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो यदि आप इसको लिखें तो √1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और प्लस में sin स्क्वायर को यदि आप लिखें तो लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ बराबर में क्या है, 1 के बराबर है। यहाँ 1 प्लस में इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। अब यहाँ से 1 प्लस cos स्क्वायर x बचेगा, अंडर रूट में ये है, और cos स्क्वायर इधर माइनस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस में हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये रूट में है, इस वैल्यू को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। तो 1 प्लस cos स्क्वायर x इधर बचेगा, इस रूट को हटा दिए तो उधर cos स्क्वायर x है तो cos 4x हो जाएगा। अब जो है इधर cos 4x है, शायद यही वैल्यू हमको निकालना है, cos स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस कर दिए, ये माइनस है, ठीक है। तो cos 4x यहाँ पे, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो cos 4x प्लस cos स्क्वायर x, इधर क्या बच गया, केवल 1 बचा। यानी कि जो वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है cos स्क्वायर x प्लस cos 4x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस cos 4x बराबर क्या आ गया, वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न जो है 49 नंबर की तरफ चलते हैं। इसमें जो है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कौशिक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, ये तो पता है आपको। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3। और टेन 60 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, √3 के बराबर होता है। और कौशिक 60 इसमें पूछा जा रहा है, कौशिक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 के बराबर। तो 2/3 और कहाँ से है, ये यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए से, यानी सेक 30 का वैल्यू का है ना। तो सेक 30 के बराबर हो जाएगा कौशिक 60, ये समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x, तो कौशिक थीटा का मान हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x दे रखा है। आइए इसको लिखते हैं, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है, x। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, कौशिक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये सूत्र पता होगा कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से यदि हम लिखें तो कौशिक स्क्वायर थीटा और कौशिक स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है था, तो यहाँ प्लस, माफ़ी चाहेंगे, कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा और इनटू कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू x दे रखा है। ऐसा हम इसलिए लिखिए क्योंकि यदि कौशिक थीटा को a माने, कोट स्क्वायर थीटा को b माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से जो है कौशिक थीटा और प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इधर गुना में उधर जाके भाग में, यदि 1/x आ जाएगा। अब पहले से जो है हमको क्या दे रखा है, कौशिक थीटा और माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हल कर देंगे तो यहाँ तो 2 कौशिक थीटा आ जाएगा, है ना। और 2 कौशिक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/x प्लस x के बराबर, 1/x प्लस में x के बराबर आ जाएगा, प्लस में x। ठीक है, तब इसको हल कीजिएगा तो 1/x और प्लस में x हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x, और नीचे ये 2 आके गुना हो जाएगा यदि कौशिक थीटा लिखना चाहे तो, है ना। और ये 1 रह जाएगा, प्लस में x गुने x तो x स्क्वायर, यानी 1 + x स्क्वायर बटे 2x आ जाएगा। तो 1 + x स्क्वायर बटे 2x किसमें है, यहाँ 1 + x स्क्वायर बटे 2x, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका सही आंसर है। यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है सेक स्क्वायर 60 बटे माइनस टेन स्क्वायर 60 है। तो सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस टेन स्क्वायर 60, इसका वैल्यू जो है √3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में लास्ट में क्या है, 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, 4 1 5 में से 3 गया, तो 2, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा।
न कि आप यहाँ से क्या कर दें 3 1 4 हो गया, 4 में से 4 गया तो 0, आपका यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 का। 52 नंबर देखते हैं, cot 90 डिग्री माइनस ए, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये तो सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर में देखते हैं, यहाँ जो है 2 tan, यहाँ 3 डिग्री लिख दिया है, यहाँ आपका होना चाहिए 30 डिग्री, आप सुधार लीजिएगा यदि आपका में भी गलत है तो। 2 tan 30 डिग्री है, तो आपको पता है कि tan 30 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√3 के बराबर, तो 2 गुने 1/√3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 है, यहाँ भी tan स्क्वायर 30 है, तो √3 का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर में आ जाएगा ऊपर 2/√3। ठीक है, और बटा में 1/√3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1 प्लस में तो 3 एकम 3 1 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे में 4/3 आ गया, इसको जब हल किए तो ये आया, समझ रहे हैं। बराबर में 2/√3 और गुना में 3 क्या आ जाएगा 4, ये वैल्यू कलट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, √3 से 3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3/2, तो √3/2 जो है आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 30 का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये दोनों में से नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ बच गया sin 60, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये तो आप लोगों में सभी को पता होगा। अब चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर में क्या कहता है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे, 54 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 में चलते हैं। 54 में कहता है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है ना, एक 6 मीटर ऊंचा खंबा बना दिए, ठीक है, ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर कितनी लंबी है 2√3 मीटर, ये छाया पड़ रही है, और सूर्य मान लीजिए कि आप इधर है तो इधर से छाया इधर पड़ा, ठीक है, तो 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपका यहाँ जो कोण बनेगा वही बनने वाला है, तो इस कोण को यदि हम थीटा माने तो थीटा कोण के लिए जो है ये लंब ये आधार हो जाएगा, तो लंब और आधार हमें जब ज्ञात है तो tan थीटा के हिसाब से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan थीटा इस थीटा कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, मतलब 6/2 √3 से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, ठीक है, √3 यहाँ जिसे आप √6 है ना, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने √3 बिल्कुल लिख सकते हैं, और बटा में नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 भी है तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया √3 बचा है ना, तो tan थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे आ गया √3 के बराबर हो गया, तो tan थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है ना, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या आ जाने वाला है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न में कहता है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 मीटर दे रखी है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते इधर सूर्य है और इसका उन्नयन कोण क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं। 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, ये 15 है, ये 60 दे रखा है, तो इसकी लंबाई पूछ रही है, तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 15, मान लेते हैं कि इसकी छाया की लंबाई x है, तो 15/x, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर 15 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इस चीज़ को समझ रहे हैं। या अब x को इधर लेके आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/x, या 15 को हम लिख सकते हैं 3√3 गुने √3 है ना, अगुने 5 में यक्स के जगह पे यहाँ √3 आया, √3 रखना था, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 गुने 5 बचा, और क्या बचा √3 बचा था, 5 गुने √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 5√3, समझ रहे हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, जहाँ पे आपका दोनों निर्देशांक अक्ष ये बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसको मूल बिंदु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर में क्या कहता है, 57 प्रश्न में कहता है -6 और -8 किस पाद में स्थित है, तो दोनों जो वैल्यू है x और y दोनों जो है निर्देशांक दोनों जो निर्देशांक वैल्यू है x और y का जो दोनों है, दोनों क्या है ऋणात्मक है, तो जब दोनों ऋणात्मक है तो किस पाद में हो जाएगा तृतीय पाद में होगा, ये तो आपको पता होगा। मूल बिंदु से मूल बिंदु P है ना जो दिया गया है इसकी दूरी निकालना है, तो P का नियामक क्या दे रखा है sin थीटा और sin थीटा इंटू sin थीटा दे रखा है, और क्या दे रखा है cos थीटा दे रखा है, तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तीन दोनों से इसकी दूरी निकालिएगा, दूरी सूत्र क्या होता है x1 है ना -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो x1 यहाँ पे 0, तो 0 - sin x2
है ना, x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अंदर में आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 का रूट करेंगे तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं आर और एस के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। तो क्या होगा, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस माइनस 1 है ना, ये x2 क्या है -1 है, और प्लस में बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 के स्थान पे क्या है 1 है, और माइनस बाई 2 यानी कि -5 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, इसका भी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अंडर रूट है ना, और 4 और 16 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अंडर रूट में, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 रूट 5 के बराबर, तो दूनी 4/20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा, 2 रूट 5 इकाई। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न में चलते हैं। रेखा बाय बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं जा गुजरेगी, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बाय का वैल्यू यहाँ जो नियामक दे रखा है, तो पहले एक्स का नियामक फिर बाय का नियामक दे रखा है, तो इसमें बाय का वैल्यू 8 दे रखा है, यहाँ भी बाय नियामक 8 है, यहाँ भी बाय नियामक 8 है, यहाँ भी बाय नियामक 8 है, लेकिन इसमें बाय नियामक 8 है बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो है दोनों बिंदु क्या होती है धनात्मक होती है, एक्स और वाई दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिंदु बाकी सब यहाँ देख रहे हैं ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिंदु ए जिसकी नियामक दे रखी है 5,6 और की बाई एक्सिस से लंबवत दूरी होगी, बाई एक्सिस से लंबवत दूरी पूछ रहा है, तो इसमें जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आकृति से कि यदि हमें इस बिंदु को दर्शाना चाहें तो शायद इस पोजीशन पे आए, यहाँ 5 हो, यहाँ पे क्या हो इधर 6 हो, तो ये बिंदु इस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि बाई एक्सिस से लंबवत दूरी, तो ये हमारा बाई एक्सिस है, तो इस पे लंबवत दूरी जो एक्स एक्स में इसमें जो एक्स नियामक होगा इसमें, है ना, यानी कि जो भुज होगा, ठीक है, वही आपका इसमें वैल्यू हो जाएगा। तो भुज इसमें आपका क्या है 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न में चलते हैं। बिंदुओं यम और यन को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, एक्स नियामक जब निकालना हो तो एक्स नियामकों को जोड़ के भाग दे देते हैं 2 से, तो -2 और प्लस -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10/2 -5 आ जाएगा, है ना, तो एक्स -5 आ गया, और 10 और 14 कितना आ जाएगा 24/2 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो -5 और 12 किसमें ऑप्शन नंबर सी में, यानी 63 का सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8 और -6 और 8 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये वृत्त दे रखा है, आप देख रहे हैं, अब वृत्त के व्यास के दोनों छोर के निर्देशांक दे रखा है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक पूछ रहे हैं। तो आपको ये पता है कि जो केंद्र होता है, केंद्र से वृत्त के व्यास का जो है दोनों ये त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो एक्स नामक को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 6 है, ये -6 है, तो 6 + -6 तो क्या हो जाएगा 0 0/2 यानी कि 0, पहला नियामक 0 हो जाएगा, और फिर दूसरा ये -8 और +8 ये भी क्या हो जाएगा 0, -8 और +8 0 0/2 तो ये भी 0, मतलब दोनों क्या हो जाएगा 0 0। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदुएं ए जो दिया गया है 3,4 और बी का दिया गया है P,1 मूल बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो यानी कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, तो इससे जो है 3 और 4 भी क्या है समदूरस्थ है। 3 और 4 के बीच की जो दूरी है वही P और 1 के बीच की दूरी है, तीन दोनों के बीच की दूरी पहले निकालिए, तो 0 - 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 0 - 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट में, तो 9 और 16 25 यानी अंडर रूट 25 बराबर आ जाएगा 5, है ना, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या आ गया √5। यदि आप इसी को नहीं समझ रहे हैं तो चैनल पे दूरी निकालने के लिए सूत्र बताया गया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। यदि हम डिटेल से यहाँ बताने लग गए तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं, तो 0 - P हो जाएगा, तो P का स्क्वायर और प्लस में 0 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा अंडर रूट में। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। और चूंकि ये दोनों बिंदुएं क्या है समदूरस्थ हैं, जितनी इन दोनों के बीच की दूरी उतना ही दोनों के बीच की दूरी होगी, तो इसकी दूरी क्या निकल के आ गई 5 के बराबर आ गई, है ना। तो अब जो है यहाँ से रूट हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर में, तो P स्क्वायर + 1 इधर बचा, बराबर में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो P स्क्वायर बराबर 1 उधर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24, तो P का वैल्यू अंडर रूट 24। यदि इसको लिखे चाहे तो क्या लिख सकते हैं 4 × 24 अंडर रूट 4 × 24, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2√6 जो कि प्लस माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर रूट से बाहर निकल रहा है, इसलिए दोनों वैल्यू आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, है ना।
तो 65 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, बिंदुओं ए जिसका नियामक दे रखा है 0,8 और बी का दे रखा है 6,12 और सी का दे रखा है -16 और -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है आपको पता होगा कि 1/2 इंटू x1 और बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस में x2 और बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस में x3 और बाई 1 माइनस बाई 2 ये होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू x1 यहाँ पे क्या है, x1 0 रख लीजिए, तो 0 में जब गुना होगा बाई 2 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा। और x2 है बाई 3 माइनस बाई 1, x2 के जगह पे क्या है 6 है और बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 क्या है -4 है और बाई 1 क्या है 8 है ना। तो -4 और -8 क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ ये -12 गुना हो जाएगा। प्लस में x3 क्या है -16 है, -16 रखिए और गुना बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 क्या है 8 है और ये 12, तो 8 घटाओ 12 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं। तो 1/2 और 16 12 छक -72 हो जाएगा, -72 ये तो 0 खत्म हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 चौके 64, तो -72 और प्लस 64 क्या हो जाएगा वैल्यू, घटा दीजिए इसको, तो घटाने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा -8 है ना, 12 में से 4 गया 8 -8, वहाँ आगे 1/2 गुना है तो 2 से कट जाएगा तो -4, यानी वैल्यू क्या आ गया -4। और हमेशा आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को मोड के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये माइनस में है तो वैल्यू क्या निकल के आएगा बाहर प्लस, यानी 4 वर्ग इकाई आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 67 नंबर कहता है, बिंदुओं ए जिसका नियामक दे रखा है, आप देख रहे हैं बिंदु बी 9, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं का बाय निर्देशांक होगा। तो जब भी हम विभाजन सूत्र हमें दिया गया होता है और उसमें हम क्या करते हैं बाय बिंदु का नियामक निकालते हैं, तो क्या होता है m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n होता है, किस में अंतर विभाजन में, तो यहाँ अंतर विभाजन कर रहा है तो m हमको ये n ले लेना है। ठीक है, तो m/2 तो बाई क्या हो जाएगा हमारा बाई 2 7 हो जाएगा, मतलब 3 × 7 किस में आप देख पा रहे हैं इसमें भी है 3 × 7, ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, तो ये दोनों में कोई होगा है ना। तो यहाँ देखिए आप माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका, ये बच गया, तो 3 × 7 ये हो गया है ना, m/2 और प्लस n/1, n क्या है 2 है और बाई 1 क्या है -3, तो 2 × -3 सही है, m प्लस n यानी 2 + 3 + 2 ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अगला 68 में कहता है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C, यहाँ देख लेते हैं, एक त्रिभुज हम ABC बना देते हैं, तो ये ABC बना दिए, ABC में जो है कोण A और कोण B, कोण A और कोण C दे रखा है ना, ये दोनों कोणों का योग क्या दे रखा है 120 डिग्री। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब दो कोण 120 है तो तीसरा कोण 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD तो ये समरूप होंगे है ना। यहाँ पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC है, ABC दे रखा है और क्या दे रखा है DEF, ये दोनों त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, जब AB/DE और बराबर BC/FD का अनुपात दे रखा है ना, BC/FD। तो AB भुजा का अनुपात DE भुजा के साथ, ये DE भुजा के साथ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, और BC भुजा का अनुपात FD के साथ, इस BC भुजा का अनुपात FD के साथ है ना। तो दो भुजाएं क्या है आपस में अनुपातिक दे रखा है, तो उसके अंतर्गत का एक कोण, तो इसके अंतर्गत का कोण ये हो गया, इसके अंतर्गत दोनों भुजा अनुपातिक भुजा के अंतर्गत का कोण D हो गया, यानी कोण B और कोण D का वैल्यू यदि बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो कोण B कोण D यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के है ना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है समरूप है। ABC यहाँ पे दर्शा देते हैं, इसे देखिए PQR, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप दे रखे हैं, और BC और QR का अनुपात जो है 1:5 दे रखा, मतलब ये 1 है तो ये क्या है 5 है। तो हमें त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या करना है अनुपात को ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं कि त्रिभुज PQR हमारा ऊपर है, त्रिभुज ABC क्या है नीचे है। तो इस अनुपात को आप कलट दें, पहले QR/BC कर दें, यानी 5/1 आ जाएगा। समझ रहे हैं। और आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा 6ठे चैप्टर में
क्लास 10th के क्या पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 बटे में 1, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा 25 के बराबर। यदि आपका यहाँ पे ABC ऊपर में रहता और PQR क्या रहता नीचे में, लेकिन यहाँ क्या है PQR ऊपर रखा गया है, ABC क्या रखा गया है नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका किताब में शायद ये आंसर दे रखा है जो कि गलत है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। tan 90 माइनस ए, तो ये तो आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 72 नंबर। दी गई आकृति में D जो है BC के समानांतर है। D भुजा जो है क्या है BC भुजा के समानांतर है। AD बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। DB बराबर 6 दे रखा है। AD 5 है, ये 5 है और DB क्या है 6 है और AE जो है क्या है 8 है। तो EC हमें निकालना है। तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। थेल्स प्रमेय में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में है ना कोई भुजा, थेल्स प्रमेय ने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आप पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई भुजा जो है तीसरी भुजा के समानांतर है, एक भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है विभाजित होती है। यानी कि 5/6 का जो अनुपात होगा वो 8/x के अनुपात के बराबर होगा यदि हम इसी को x मानते हैं तब, है ना। अब इसको आप हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x बराबर 6 × 8 बटा में 5, यानी 6 × 48/5, तो 5 9 45 और 3 48 5 7 30 यानी 9.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर 72 का। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न में कहता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता, किसने कहा था, तो ये थेल्स महोदय ने कहे थे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 73 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं। यदि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब कोई बाह्य बिंदु है और इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अधिकतम जो है 2 स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है। इससे अधिक किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए 75 नंबर प्रश्न में चलते हैं। दी गई आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण APO 40 डिग्री है। ये A लिखा हुआ है, ये P लिखा हुआ है, ये O लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका इस कोण का वैल्यू क्या दे रखा है 40 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है कोण OAB, कोण OAB है ना, OAB इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है क्या है एक वृत्त है और OA OB जो है क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये दोनों भुजा समान है, यानी कि OAB जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी जो इस कोण का वैल्यू होगा वही इस कोण का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज AOB में कोण A और कोण B में जो है किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस बड़े कोण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये 40 है ना। आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है, यानी यहाँ की 90 डिग्री। ये जो है यहाँ पे क्या करेगा 90 डिग्री कोण बनाएगा, मतलब OAP कोण का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 90 है और ये क्या है 40 है, तो 130 डिग्री हो जाएगा। 90 और 40 जोड़ देंगे तो ये चीज़ समझ रहे हैं। और टोटल ये जो है एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है, यानी कि ये कोण जो निकल के आएगा क्या आएगा 50 आ जाएगा। तो जब ये 50 आ गया तो इधर के हिसाब से भी ये कोण क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। मतलब AOB जो है AOB कोण का वैल्यू क्या आ गया 100 डिग्री निकल के आ गया। और हमें ज्ञात करना है इस कोण का वैल्यू। तो ये जो है क्या है दोनों ये OA OB त्रिज्या है तो दोनों बराबर है, तो दोनों कोण का वैल्यू बराबर होगा। ये भी एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक कोण 100 डिग्री है ना, एक कोण 100 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का योग 80 डिग्री हो जाएगा। अन्य दो कोणों का योग क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। और दोनों कोण का वैल्यू बराबर है, इसलिए 80 का आधा यानी कि 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर देखते हैं। कहता है दी गई आकृति में QOR वृत्त का क्या है व्यास है। दी गई आकृति में जो है QOR वृत्त का व्यास है ना, तथा PQ बराबर PR है। PQ का वैल्यू क्या है PR के बराबर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोण PQR इस कोण का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको ये पता होगा कि वृत्त जो है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण होता है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि QOR वृत्त का जब व्यास है तो ये अर्धवृत्त एक तरह से हो गया। QPRO ये जो है क्या हो गया एक अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, मतलब ये 90 डिग्री है और यहाँ पे जो है PQ और PR का वैल्यू क्या है बराबर है। तो अन्य दो कोण का योग भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री त्रिभुज के हिसाब से होगा कि नहीं, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री हो गया। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अन्य दो कोण क्या बच गया 90 डिग्री, इसको घटा देंगे तब समझ रहे हैं। तो ये दोनों कोण का वैल्यू क्या है बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जब ये 90 है तो 90 का आधा दोनों क्या हो जाएगा यानी 45 45, ये भी होगा जब 45 ये भी 45 होगा। लेकिन सिर्फ आपको क्या पूछ रहा है PQ
आर का, पी क्यू आर का पूछ रहा है, तो ये 45 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, चलिए खींचते हैं, ए बी और ए सी है ना, मतलब ए जो है आपका बाह्य बिंदु है और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है, इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी, यहाँ पे आप मान लें कि ये केंद्र है, ठीक है, ये थोड़ा कट कर गया, ये बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ओ केंद्र मान लें, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर क्या दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। तो कोण सी ए ओ निकालना है, तो सी ए ओ निकालना है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप केंद्र से किसी बाह्य बिंदु जो स्पर्श रेखा है खींचा गया है, किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जो खींची गई है, आप उसको केंद्र से मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और जो यहाँ पे कोण बनेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर। तो ये जब 110 है ना, तो ये भी समद्विभाजित हो गया, तो 110 से तो ये 55 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ये तो ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पे लंब होता है, तो ये 55, तो ये क्या हो गया 90, तो 90 और 55 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 और 9 5 14, 145 डिग्री आ जाएगा। ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 145 को क्या कर दें माइनस, तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 4 देगा 3, यानी कि 35 डिग्री आ जाएगा। आपका पूछ क्या रहा है इसमें, सी ए ओ पूछ रहा है, तो सी ए ओ जो है आपका क्या हो जाएगा 35 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 77 का। समझ रहे हैं। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बिंदु टी से, आइए टी बिंदु खींचते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, केंद्र से टी की दूरी क्या है 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पे क्या होता है लंब होता है, और लंब हमें दे रखा है, तो ये तो इसके लिए कर्ण हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया, और लंब 12 दे रखा है, तो आधार कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 78 का डी। चलिए 79 नंबर देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर है ना, ओ जो है वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर जो है क्या है 60 डिग्री है। कोण क्यू पी आर क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है कोण ओ क्यू आर, कोण ओ क्यू आर, इस कोण के बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ये ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तो ये आप जानते होंगे कि वृत्त की जीवा से है ना, वृत्त की जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण जो है परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। यानी इस कोण का वैल्यू जो है कोण क्यू पी आर कोण का वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, तो इस कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा। हमने क्या कहा कि यदि जीवा द्वारा है ना, यदि नहीं जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र पर जो कोण होता है वो परिधि पर के कोण का क्या होता है दुगुना होता है। नहीं 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और चूंकि ओ क्यू आर एक त्रिभुज है और यहाँ पे ओ क्यू और ओ आर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर है, तो ये दोनों कोण का भी वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि संगत भुजाओं के संगत कोण, बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 120 है, तो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अन्य दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 120 को घटा देंगे 180 में, तो यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, और 60 का आधा इन दोनों कोण का वैल्यू हो जाएगा आधा आधा है ना, तो ये 30 ये भी 30, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यू ओ क्यू आर का वैल्यू, ओ क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। आंकड़े 15 20 84 29 41 45 60 65 का परिसर है। परिसर इसमें पूछा जा रहा है, तो परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। तो सबसे अधिक इसमें क्या है 84 है, आप देख पा रहे हैं इसमें, और जो सबसे छोटा मान है वो क्या है 15 है। तो 84 घटाओ 15 कर दीजिए, तो इसका वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगा 4 में से 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ बच गया 7 में से जाएगा 6, यानी 69 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 80 का। समझ रहे हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 81 नंबर प्रश्न में कहता है कि 1 2 3 और डॉट 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 यन है ना का समानांतर माध्य पूछ रहा था। माध्य बराबर क्या होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, ये चीज़ आपको पता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 1 से स्टार्ट किया गया है और n तक जा रहा है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2 होता है। तो ये तो योग निकल गया। अब हमें इसका माध्य निकालना है, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है, यदि 5 का निकालना था तो यहाँ 5 भरते, लेकिन हमको कहाँ तक निकालना है n तक, तो नीचे n भरेंगे वैल्यू, n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी n प्लस 1 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए 82 नंबर देखते हैं। यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो x का मान क्या होगा। तो आप बहुलक बराबर सूत्र जानते होंगे कि क्या होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य, ये चीज़ तो जानते हैं। तो 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य, यहाँ 3 माध्यक इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रेक्षण
12, 13, 11, 14 ये दिया गया है का बहुलक है। तो इसमें सबसे अधिकतम बार कौन सा आया है, यहाँ देख रहे हैं 13 3 बार आया है, 11 2 बार आया है, मतलब सबसे अधिक बार कौन सा आया है 13, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 83 का। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि 7, 9, 13, 15 यक्ष का माध्य 10 है तो यक्ष का मान होगा। तो इन सभी का माध्य क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो इस सभी का वैल्यू निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो 7 + 9 + 13 + 15 प्लस यक्ष है ना, और बटे में कितनी प्रेक्षण है तो 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 प्रेक्षण है, तो बटा में 5 बराबर क्या 10। ठीक है, तो आइए सभी वैल्यू को जोड़ते हैं। इधर 5 जो है इधर क्या हो जाएगा पहले 10 के साथ गुना हो जाएगा, तो 9 और 7 16 और 16 और 13 कर दीजिएगा तो 29 आ जाएगा, 29 और 15 तो 9 5 14 और 4 1 2 1 3 1 4, यहाँ 44 आ जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और तो 10 25 क्या हो जाएगा 50, यानी 44 + x बराबर 50, यानी x बराबर 50 घटाओ 44 क्या आ जाएगा 6 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 84 का। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो कोई भी घटना का अधिकतम मान जब होता है कब होता है, जब वो घटना निश्चित ही घटेगी, तो जब निश्चित घटेगी तो प्रायिकता 1 के बराबर, ये जानते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86 नंबर कहता है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि घटना की जो प्रायिकता है वो कभी भी एक से अधिक नहीं होगा, कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, और कभी भी 0 से कम नहीं होगा, कम से कम 0। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू है वो आपका इसमें आंसर नहीं होगा, जो इसके अतिरिक्त वैल्यू है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि ये भी इसका वैल्यू 50% यानी कि 50/100, तो इसका वैल्यू 1 से कम है, 1/2 आया है ना, 0.12 यानी 12/100 लिख सकते हैं इसको। ये भी वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 से तो अधिक है ना। 3/4 ये भी वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 से अधिक है। लेकिन 13/12 तो यहाँ से 1.1/12 इसको हम लिख सकते हैं, तो 1 से वैल्यू क्या हो गया अधिक हो गया, तो ये जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता होगी, है ना, 2 का गुणज आने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो 2 का गुणज जब पासा हम फेंकते हैं तो उसमें कितनी संभावित परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो 2 का गुणज इसमें कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और क्या है 6 है, तो 2 के टोटल गुणज कितने हैं 3 है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितने हैं 6 बटे में 6 हो जाएगा, यानी वैल्यू काट देंगे तो 1/2 के बराबर, यानी 87 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। आइए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ताश में जो है लाल रंग का पत्ता जो है आपका टोटल होता है 13 और 13 मतलब टोटल 26 होता है, और टोटल ताश में जो है टोटल ताश के टोटल पत्तों की संख्या क्या होती है 52। आप इसको कट कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 88 का ए। आप इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रह गया है, इसे हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 89 नंबर में 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। तो यदि आप इस बता रहे हैं कि यदि आपको इसी तरह से किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर जाएं तो आपके लिए जो है बेहतर होगा। ठीक है ना, अभी तो बना सकते हैं लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है स्किप कर जाना है, समझ रहे हैं। चलिए 89 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 न्याय संगत मतलब ये 2 पासे हम उछाल रहे हैं, तो हेड और टेल 2 पासे में होते हैं, एक पासे में पासा नहीं, 2 सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं तो उसमें 2 परिणाम होते हैं, एक हेड और एक टेल। उसी तरह हेड और टेल होते हैं दोनों में, तो एक हेड एक टेल, एक हेड हेड टेल, तो दोनों को जब क्या कर रहे हैं उछाल रहे हैं एक साथ, तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे हेड टेल, है ना, फिर टेल हेड आ सकता है, फिर साथ में हेड हेड आ सकता है, फिर टेल टेल आ सकता है। तो टोटल संभावित मतलब कुल परिणाम कितने हो गए 4 हो गए, तो बटा में नीचे 4। और पूछ रहा है कि कम से कम एक शीर्ष आने की, मतलब कम से कम एक हेड आने की, तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है और इसमें भी एक हेड है ना। तो टोटल हेड की संख्या कितनी है 3, यानी 3/4 जो है आपका क्या हो जाएगा। 2 न्याय संगत सिक्के को जब हम उछालेंगे तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं।
3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। तो 3 सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो 3 परिणाम साथ साथ आएगा। पहले हेड 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 आ सकता है, फिर टेल 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 आ सकता है, फिर डबल हेड एक टेल आ सकता है, फिर डबल टेल एक हेड आ सकता है ना, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है। तो 3 3 6 परिणाम हो गया और 2 परिणाम और आएंगे, हेड टेल टेल और फिर टेल हेड हेड। तो ये टोटल परिणाम कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8 है ना, यानी कि 8 परिणाम हो जाएंगे। जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 90 का। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो एक त्रिज्या दे रखा है वृत्त का जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसके अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ना, ये जो है अंतःवर्ग हो गया, इसके अंतःवर्ग का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल को ज्ञात। तो यदि हम इसको केंद्र से मिला दें, इसको केंद्र से मिला दें, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? वृत्त का वृत्त का व्यास हो जाएगा, है ना। ये जो है वृत्त का त्रिज्या यहाँ तक, फिर यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या, तो ये जो है वृत्त का व्यास हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू दे निकालें तो 8 गुणे 2 यानी कि 16 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और वृत्त के अंतःवर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो है वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुणे वर्ग की 1 भुजा होता है ना। तो √2 और गुणे वर्ग की 1 भुजा बराबर क्या है? 16। यही विकर्ण है ना। तो 1 भुजा क्या आ जाएगा हमारा? 16/√2। ये समझ रहे हैं? ठीक है, तो 1 भुजा जब इतना आ गया तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 16/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256 और बटे में 2 रूट का तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 128, यानी कि इसमें जो है अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है? दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 2 वृत्त दिया गया है जिसके परिधि का अनुपात 4 क्या है? 5 है ना। तो यानी कि 2πr अब बटे 2πr बराबर क्या दे रखा है? 4/5 दे रखा है। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी r/r क्या दे रखा है? 4/5 दे रखा है। तो हमें क्या करना है? इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr² और बटे में πr²। इनके क्षेत्रफल का जो छोटा त्रिज्या रखे उसको पहले, जो बड़ा रखे उसको नीचे, पाई से पाई कैंसिल, यानी r² है ना। तो r² यानी 4 का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 यानी 16 क्या आ जाएगा? 25 यानी 16:25। ऑप्शन नंबर सी जो है 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न को देखिए। 93 नंबर प्रश्न में कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो इसकी भुजा होता है, इसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र पता होगा, क्या होता है? √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर है ना, बराबर क्या दे रखा है? 9√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 इधर जाकर गुना हो जाएगा, 4 जो है 9 में गुना हो जाएगा, 9 चौके 36। तो भुजा स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा बराबर √36 यानी कि 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 93 का ए। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न में कहता है R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो क्या होगा, है ना। मतलब इनके त्रिज्या में संबंध दे रखा है नीचे, तो कौन सा सही होगा ये आपको चेक करना है। 2 वृत्त के परिधियों का योग जो है R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। पहले जब R1 त्रिज्या हो तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2πr1 है ना। और जब R2 त्रिज्या हो तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2πr2। इन दोनों को जोड़ना है। इसका त्रिज्या किसके बराबर है? 2πr के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 2π यदि कॉमन लेंगे तो 2π खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? R1 + R2 और बराबर में R आएगा। तो किस में है? R1 + R2 बराबर में R, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न में कहता है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है, ये पता है। तो शंकु का आयतन हमें पूछ रहा है, त्रिज्या क्या कर रहा है? 3 गुने कर रहा है। तो यहाँ r है, त्रिज्या 3 गुना जब कर देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 और पाई r को 3 गुना कर रहा था, यानी 3r हो जाएगा। जब 3 गुना करेंगे तो इतना गुने h है ना। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी r² है और बराबर में
3r का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 तिया 9 r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर साइड कैंसिल मतलब 1 से कितना होके जा रहा है 9 हो रहा है, ठीक है, सॉरी पाई r स्क्वायर h। यहाँ ऊंचाई भी जो है क्या कर रहा है आपको तिगुना कर रहा है ना, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 3 गुनी हो जाना है ना। तो यहाँ हम केवल त्रिज्या को 3 गुनी करके छोड़े, ऊंचाई को 3 गुनी नहीं किए हैं, तो यहाँ ऊंचाई भी 3 गुनी हो जाएगी। तो ये से कैंसिल हो गया और ये r स्क्वायर यहाँ 3 फिर बचेगा, तो यहाँ r जो है 3 तिया 9 तिया क्या हो गया 27। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 95 का डी, 27 गुनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है, ये तो पता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मतलब बड़ी त्रिज्या का वर्ग छोटी त्रिज्या का वर्ग और प्लस दोनों का गुणनफल, ठीक है। 97 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा जिसमें a यहाँ 18 दे रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा a 18 है ना, माइनस a 14 बराबर क्या दे रखा है 32 दे रखा है, ठीक ना। तो a 18 आपको हम बताए थे इसके पहले के प्रश्न में a प्लस जब a 18 दे रखा है मतलब ab का 18वां पद, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 17d है ना, और माइनस ये a प्लस क्या a 14d दे रखा है ना, a 14वां पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं a और प्लस में 13d बराबर में क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ से a प्लस 17d और माइनस a और माइनस प्लस ये माइनस 13d हो जाएगा। माइनस ए से माइनस ए कैंसिल प्लस ए कैंसिल बराबर क्या हो जाएगा 32 और 17 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 4d बचेगा बराबर में 32, 4 से कट जाएगा, चलिए ठीक 32। डी का वैल्यू क्या आ गया 8 के बराबर। 8 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सी जो है 98 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गोला का व्यास जो है क्या दे रखा है 42 दे रखा है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा 21 हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 गुने 22/7 गुने r यानी 21 गुने 21, तो 7 तिहाई 21 3 आ जाएगा। 2200 के 88 और गुने 21 तिहाई 63, इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 3 एकम 3 8 तिहाई 24 और 6 एकम 6 24 6 30 30 का शून्य बाकी 3 आ जाएगा। सॉरी 2200 के यहाँ 88 होता है, हम 81 लिखे हैं। अब इसको गुना कीजिए 8 तिहाई 24 का 4 बाकी 2 है ना, फिर 8 छक्का 48 8 छक्का 48 और फिर 8 तिहाई 24, तो 8 4 12 बाकी 1 4 2 6 1 7, यहाँ 72 आ गया। 2 जो था पहले से बाकी था 72 2 74 का 4 और बाकी 7 और 8 6 48 48 और 7 8 7 15 नहीं 55, 55 से क्या आ जाएगा 44। जब आप गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 99 का सी। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन पूछ रहा था। बेलन का ऊंचाई दे रखा है और वक्र सतह यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h बराबर में क्या दे रखा है 264 यानी 2 गुने 22/7 और त्रिज्या तो 9 दे रखा है, त्रिज्या रख लेते हैं, और यह ऊंचाई कितना दे रखा है 14 बराबर 264। इसको काट दीजिए तो कटेगा, पहले 2 से काटते हैं, यहाँ 7 दूनी 14 2 से कट गया, 2 से इसको काट देते हैं, 2 13 दूनी 26 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दीजिए, 2 6 का 12 फिर 2 6 का 12 फिर 22 तिहाई 66 यानी त्रिज्या क्या आ गया 3 आ गया। हमको इसका आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच होता है यानी 22/7 और गुने r स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 3 गुने 3, ऊंचाई कितना दे रखा है 14, तो 7 दूनी 14 2 आ गया, तो 22 तिहाई 66 और गुने 2 तिहाई 6 6 6 का 36 6 6 का 36 36 और 3 39 यानी 396 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है आयतन, तो 396 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो यह 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल जो है पहले सेट का हम कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है सारे प्रश्नों को ठीक तरीके से समझे होंगे और सही ढंग से मिलाए होंगे, है ना। यदि किसी प्रश्न में भी त्रुटि है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि कोई भी दिक्कत होती है वीडियो में तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करके जाएँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।